नमस्ते दोस्तों एवं प्यारे विद्यार्थियों। आज हम ज्योग्राफी के अंतर्गत इम्पोर्टेंट एवं रुचिकर टॉपिक पृथ्वी की गति के बारे में अध्ययन करेंगे। ये बहुत ही रुचिकर टॉपिक है तथा महत्वपूर्ण भी है। इस टॉपिक को केवल और केवल आपको समझना ही है। समझने के साथ में आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। पृथ्वी की गति। पृथ्वी दो गति करती है, एक तो घूर्णन गति और एक परिक्रमण गति, रोटेशन एंड रिवोल्यूशन। सबसे पहले बात करेंगे हम घूर्णन गति के बारे में। घूर्णन या फिर बाद में परिभ्रमण गति। घूर्णन गति पृथ्वी अपने अक्ष के ऊपर घूमती है, अक्ष के ऊपर घूमती है और ये गति है वो पृथ्वी है लगभग 24 घंटे में पूरी कर लेती है। कितने आवर के अंतर्गत? 24 घंटे में पूरी कर लेती है। एग्जिट टाइम है इसका 23 घंटे 56 मिनट्स एंड 40 सेकंड में पूरी कर लेती है। पृथ्वी घूर्णन गति है वो लगभग 24 घंटे में पूरी करती है, लेकिन इसका एग्जिट टाइम है 23 घंटे 56 मिनट और 40 सेकंड के अंतर्गत है वो घूर्णन गति पूरी कर लेती है। आगे हम बात करते हैं कि घूर्णन गति है वो अपने अक्ष के ऊपर पृथ्वी घूमती है। वो हमेशा वो पृथ्वी की गति होती है वो पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घूमती है, पश्चिम से पूर्व की ओर। तो पृथ्वी है वो पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घूमती है, पश्चिम से पूर्व। देखो किस तरीके से घूर्णन गति करती है। ये पृथ्वी है, ये बीच में आपके इक्वेटर है 0 डिग्री। भूमध्य रेखा। पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घूमती है। भूमध्य रेखा के ऊपर इसकी गति होती है वो 1620 किलोमीटर पर आवर। 1620 किलोमीटर है वो पर आवर होती है। 1620 किलोमीटर है वो पर घंटे, 1 घंटे के अंतर्गत है वो घूम जाती है। जबकि ये यहाँ के ऊपर है वो 45 डिग्री अक्षांश है, इसके ऊपर इसकी गति हो जाती है 1120 किलोमीटर प्रति घंटा। एंड ध्रुव के ऊपर है, ध्रुव एक पॉइंट है, चपटा होने के कारण है वो इसकी गति है वो 0 किलोमीटर ही रहती है। तो देखो पृथ्वी की सबसे पहले गति है वो घूर्णन गति है। ये गति किस तरीके से करती है? पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घूमती है। भूमध्य रेखा के ऊपर इसकी गति की स्पीड होती है वो 1620 किलोमीटर होती है, जबकि 45 डिग्री अक्षांश के ऊपर है इसकी गति की है वो 1120 किलोमीटर प्रति घंटा है। एंड यहाँ के ऊपर है, ध्रुव के ऊपर है वो चपटा होने के कारण है ये गति है इसकी क्या रह जाती है? 0 किलोमीटर हो जाती है। ध्रुव के ऊपर 90 डिग्री के ऊपर कितनी हो जाती है? 0, क्योंकि ध्रुव एक पॉइंट है 90 डिग्री, जिसके कारण ये चपटा है तो गति करने में इसको कोई ज़्यादा अंतर नहीं होता है समय का। यहाँ के ऊपर है इस तरीके से अक्षांश है वो पृथ्वी है, अंडाकार होने के कारण, संतरे की आकृति या गोलाभ आकृति होने के कारण, यहाँ से भूमध्य रेखा से उभरी हुई होने के कारण है इसको सबसे ज़्यादा है वो समय लेती है और स्पीड ज़्यादा होती है। कोई वस्तु ज़्यादा बड़ी हो तो उसको घूमने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि बड़ी होगी, छोटा होगा उसको ज़्यादा समय लगेगा। चलो सबसे पहले बात करेंगे घूर्णन गति के प्रभाव की। रोटेशन के कारण क्या क्या इफेक्ट पड़ते हैं उसकी बात करेंगे। घूर्णन गति के प्रभाव। क्या प्रभाव पड़ते हैं? नंबर 1 प्रभाव दिन व रात का बनना। दूसरा विक्षेपण बल की उत्पत्ति। दिन व रात पृथ्वी गति करती है, जिसके कारण ये वो दिन व रात बनते हैं।
जैसे पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घूमती है। एक तरफ है वो जिस तरफ सूर्य आ जाए उस तरफ दिन हो जाता है, और जिस तरफ है वो सूर्य की परछाई, पृथ्वी की परछाई आ जाती है, उस तरफ क्या आ जाती है, रात हो जाती है। तो दिन व रात का बनना है वो किसका प्रभाव है, पृथ्वी की गति। जैसे पृथ्वी है वो 24 घंटे में लगभग अपनी घूर्णन गति कर लेती है, तो 24 घंटे में पूरी कर लेती है, जिसके कारण है वो क्या है, नक्षत्र दिवस का निर्माण होता है। क्योंकि तारे हैं या फिर बाद में जो ऊपर नक्षत्र है वो इसके विपरीत है, वो पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर घूमते हैं, इसलिए इस दिवस को क्या कहा जाता है, नक्षत्र दिवस कहा जाता है। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घूमती है, जबकि तारे हैं, नक्षत्र हैं, वो किस दिशा से घूमते हैं, पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर घूमते हैं, इसलिए इसको नक्षत्र दिवस कहा जाता है। और दिन और रात का बनना वो पृथ्वी की गति का परिणाम है। जिस तरफ सूर्य आ जाता है उस तरफ दिन हो जाता है, और जिस तरफ सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता उस तरफ क्या हो जाती है, रात हो जाती है। तो दिन और रात का बनना है वो किसका प्रभाव है, पृथ्वी की घूर्णन गति का है प्रभाव है। दूसरा है पवनों की दिशा में परिवर्तन। इसको इस तरीके से देखो, विक्षेपण बल की उत्पत्ति। तीसरा प्रभाव है अपकेंद्रीय एवं अभिकेंद्रीय बल की उत्पत्ति। विक्षेपण बल की उत्पत्ति भी है वो पृथ्वी की घूर्णन गति के द्वारा होती है। अपकेंद्रीय अभिकेंद्रीय बल की उत्पत्ति भी है वो पृथ्वी की घूर्णन गति के दौरान ही होती है। चौथा इसमें महत्वपूर्ण है जल समीर, स्थल समीर, पर्वत समीर और गाठी समीर का उत्पन्न होना। जल समीर है, स्थल समीर है, पर्वत समीर है और गाठी समीर का उत्पन्न होना भी है वो पृथ्वी की घूर्णन गति का ही प्रभाव है। आप जानते होंगे जल समीर क्या होती है, स्थल समीर क्या होती है, पर्वत समीर क्या होती है, गाठी समीर क्या होती है। देखो एक बार मैं बताता हूं आपको। जल समीर रात के समय है, वो स्थलीय भाग है, वो जल की तुलना में है, वो जल्दी ठंडा हो जाता है। स्थल की प्रकृति होती है कि जल्दी गर्म होना और जल्दी ठंडा होना। तो स्थलीय भाग के अंतर्गत है वो यदि दिन के समय है वो गर्म हो जाता है और रात के समय जल्दी ठंडा हो जाता है। दिन के समय गर्म हो जाता है तो यहाँ के ऊपर है वो वायु गर्म होके है वो क्या हो जाती है, ऊपर उड़ जाती है। स्थलीय भाग गर्म होने के कारण है वो वायु गर्म होके ऊपर उड़ जाती है, जिसके कारण स्थल के ऊपर है वो न्यून वायुदाब क्षेत्र बन जाता है। और समुद्र के ऊपर है वो दिन में क्या बना रहता है, उच्च वायुदाब क्षेत्र बना रहता है, क्योंकि समुद्र की प्रकृति होती है धीरे गर्म होना और धीरे ठंडा होना। समुद्र के ऊपर हाई प्रेशर रहता है और स्थलीय भाग के अंतर्गत है वो दिन के अंतर्गत है वो लो प्रेशर रहता है, जिसके कारण है लो एयर प्रेशर रहता है, जिसके कारण समुद्र से स्थल की ओर दिन में क्या चलती है, पवनें चलती है, उसको जल समीर के नाम से जाना जाता है। इसके विपरीत है वो रात का है वो स्थल समीर चलती है। पर्वत समीर है, गाठी समीर है, वो गाठी भी वो स्थल की तरह है, वो जल्दी गर्म हो जाती है, जल्दी ठंडी होती है, और पर्वत है वो धीरे गर्म होता है, धीरे ठंडा होता है। इन दोनों की एक प्रकृति है, इनके बारे में हम आगे बात करेंगे। स्थल समीर, जल समीर, पर्वत समीर और गाठी समीर। तो जल समीर है, स्थल समीर है, पर्वत समीर है और गाठी समीर है। इनकी बात तो आगे करेंगे। एक बार आपको इतना ही देखना है कि इनकी उत्पत्ति है वो किसके द्वारा होती है, घूर्णन गति के दौरान होती है। पृथ्वी परिभ्रमण। पांचवा इसमें महत्वपूर्ण है भूमध्य रेखा पर तापमान में परिवर्तन। छठी है नक्षत्र दिवस का निर्माण होना। ये पृथ्वी की घूर्णन गति के हैं वो प्रभाव है। घूर्णन गति पृथ्वी करती है 23 घंटे 56 मिनट और 40 सेकंड के अंतर्गत, जिसके कारण एक तरफ है एक भाग आ जाता है वो सूर्य की तरफ आ जाता है, उस तरफ दिन हो जाता है। जिस तरफ है वो सूर्य की किरणें नहीं पहुंच पाती है उस तरफ रात हो जाती है। ये भूमध्य रेखा के ऊपर है वो 1620 किलोमीटर पर आवर में घूमती है और ध्रुव के ऊपर है वो 0 किलोमीटर घूमती है।
इसके ये प्रभाव पड़ते हैं कंप्लीट। दूसरी गति है इसकी महत्वपूर्ण परिक्रमण गति, रिवोल्यूशन। सेकंड है आपकी रिवोल्यूशन, परिक्रमण। ये सूर्य है, इसमें क्या करती है पृथ्वी है, वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। घूर्णन गति के दौरान अपने अक्ष के ऊपर घूमती है और इस गति के दौरान है वो क्या करती है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है पृथ्वी। ये आपकी पृथ्वी है। इस गति के दौरान है वो मुख्य रूप से 4 स्थितियां बनती है। इन स्थितियों को आप पढ़ोगे तो देखो यहाँ के ऊपर क्या है कि पृथ्वी है वो इसके दौरान है वो सूर्य के चारों ओर तरफ चक्कर लगाती है और ये चक्कर है वो कब तक पूरा कर लेती है, लगभग है वो 1 वर्ष में पूरा कर लेती है। 365 सही 1/4 दिन में। यदि आप है वो एग्जैक्ट समय देखेंगे तो पृथ्वी अपना परिक्रमण पथ है वो पूरा करने में पृथ्वी को समय लगता है 365 दिन 5 घंटे 49 मिनट एंड 13 सेकेंड। लगभग इसको हम बोलते हैं तो 365 सही 1/4 दिन बोलते हैं। इसके दौरान वो मुख्य रूप से 4 स्थितियां बनती है। कितनी स्थितियां बनती है? 4। तो इन स्थितियों के बारे में हम बात करेंगे। पृथ्वी है परिक्रमण पथ है पृथ्वी का, या फिर बाद में पृथ्वी परिक्रमण गति है वो कर लेती है 365 सही 1/4 दिन में कर लेती है लगभग। एग्जैक्ट टाइम देखेंगे आप 365 दिन 5 घंटे 49 मिनट और 13 सेकंड में पूरी कर लेती है। तो चलो इसके दौरान कितनी स्थितियां बनती है? 4 स्थितियां बनती है। उन स्थितियों की बात करते हैं। नंबर 1 स्थिति आपके सामने, नंबर 1 स्थिति ये बन रही है और ये बन रही है 21 मार्च। ये बन रही है आपकी 21 जून। ये बन रही है 23 सितंबर और ये बन रही है 22 दिसंबर। अब यहाँ के ऊपर देखो, इसमें भी वो पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घूमती है और यहाँ के ऊपर 4 स्थिति बनती है। एक तो है वो 22 दिसंबर, एक 21 मार्च और एक 21 जून और एक है वो क्या है 23 सितंबर है। इसके चारों तरफ चक्कर लगा के आती है, वापस अपनी स्थिति के अंतर्गत आती है। तो इसको 365 दिन लग जाते हैं। 365 सही 1/4 दिन लग जाते हैं। यहाँ के ऊपर इस स्थिति को कहते हैं करक संक्रांति। इस स्थिति को कहते हैं शरद विषुव। इस स्थिति को कहते हैं बसंत विषुव और इसको कहते हैं मकर शीत संक्रांति। इसको आप एक बार करक संक्रांति को छोड़ो, ग्रीष्म संक्रांति लिख दो। अब ये यहाँ के ऊपर 4 स्थितियां बनती हैं, बसंत विषुव, ग्रीष्म संक्रांति, शरद विषुव एंड शीत संक्रांति।
अब इसको देखो किस तरीके से ये संक्रांति की स्थिति बनती है, कैसे ये विषुव की स्थिति बनती है, ध्यानपूर्वक देखना। यहाँ के ऊपर है, मैं एक डायग्राम और बना रहा हूं इसके लिए। यह आपकी इक्वेटर है 0 डिग्री, जिसको कहते हैं भूमध्य रेखा। यहां के ऊपर है आपकी 23.5 डिग्री कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गई, एंड यहां के ऊपर हो गई आपकी मकर। 21 मार्च और 23 सितंबर को पृथ्वी है वो सूर्य की किरण है वो सीधी कहां पड़ती है, 21 मार्च एंड 23 सितंबर को है वो सूर्य की किरण पड़ती है भूमध्य रेखा के ऊपर। 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की सीधी किरणें पड़ती है भूमध्य रेखा के ऊपर, जिसके कारण दोनों गोलार्ध में दिन रात बराबर होते हैं। क्या होते हैं? दिन रात बराबर। और उस स्थिति को हम कहते हैं विषुव की स्थिति। यहाँ कर्क रेखा और मकर रेखा दोनों के ऊपर है वो दिन रात बराबर होते हैं 21 मार्च और 23 सितंबर को। 21 मार्च के बाद में है वो सूर्य है, ये सूर्य है, ये मानो ये लंबवत कहाँ चमक रहा है, 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की सीधी किरण पड़ रही है भूमध्य रेखा के ऊपर, इक्वेटर के ऊपर सूर्य है वो लंबवत चमक रहा है, जिसके कारण दोनों गोलार्धों में दिन और रात बराबर होते हैं। या आप ऐसे भी कह सकते हैं कर्क रेखा और मकर रेखा दोनों के ऊपर है वो दिन रात बराबर होते हैं। 21 मार्च के बाद में है वो सूर्य है वो दक्षिण गोलार्ध उत्तरी गोलार्ध में चला जाता है, और 21 जून को कर्क रेखा के ऊपर लंबवत चमकता है, जिसके कारण है यहां दिन बड़ा होता है एवं रात छोटी होती है। यहां दिन होता है 13 घंटे 46 मिनट का दिन होता है भूमध्य रेखा के ऊपर, जबकि यहाँ के ऊपर है वो दिन छोटा होता है एवं रात बड़ी होती है, क्योंकि यहाँ के ऊपर सर्वाधिक ऊर्जा मिलती है एवं सूर्य की किरणें लंबवत चमकती है। ये होती है 21 जून को, जिसके कारण हमारे यहाँ के ऊपर क्या पड़ती है, गर्मी पड़ती है, और इसको हम कहते हैं ग्रीष्म संक्रांति, क्योंकि सर्वाधिक हमारे को ऊर्जा प्राप्त होती है सूर्य की, इसको हम कहते हैं ग्रीष्म संक्रांति। इसके बाद में 21 जून को पृथ्वी 23.5 डिग्री के ऊपर झुकी हुई है, वापस अब वो 23 सितंबर को कहाँ जाती है, मकर भूमध्य रेखा के ऊपर आ जाती है, और भूमध्य रेखा के ऊपर लंबा चमकता है। उसके बाद में सूर्य चला जाता है 23 सितंबर से बाद में सूर्य कहाँ चला जाता है, दक्षिण गोलार्ध में चला जाता है, जिसके कारण उत्तरी गोलार्ध में है वो दिन है वो छोटा होने लग जाता है एवं रात बड़ी होने लग जाती है। 23 सितंबर के बाद में 22 दिसंबर को है वो वापस है वो कहाँ चला गया, 22 दिसंबर को मकर रेखा के ऊपर चला गया, जिसके कारण है यहाँ सबसे बड़ा दिन होता है ये 13 घंटे 46 मिनट का दिन होएगा एवं सबसे छोटी रात होती है। और दिसंबर महीने में हमारे यहाँ के ऊपर है वो सर्दी पड़ती है। तो ये 4 स्थितियाँ बनती है, शीत संक्रांति, बसंत विषुव, ग्रीष्म संक्रांति और शरद विषुव। सबसे पहले ये फर्स्ट कंडीशन है पृथ्वी की परिक्रमण की, ये सेकंड है और ये थर्ड है और ये फोर्थ है। तो सबसे पहले है हम वो परिक्रमण गति की है, ये कंडीशन ही विषुव की कंडीशन है वो 2 कंडीशन बनती है फर्स्ट और थर्ड के ऊपर। देखो फर्स्ट और सेकंड के दौरान वो विषुव की कंडीशन होती है, तो क्या क्या होता है, एक तो विषुव की कंडीशन के दौरान है वो दिन और रात दोनों गोलार्ध में बराबर होते हैं। जब सूर्य है वो मकर रेखा के ऊपर लंबवत चमकता है, तो कर्क रेखा के ऊपर है वो मकर संक्रांति का है वो त्यौहार है वो मनाया जाता है, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध के अंतर्गत है वो सूर्य की किरणें हैं वो सीधी नहीं पड़ती है, यहाँ सबसे कम ऊर्जा प्राप्त होती है। इसको हम कहते हैं मकर रेखा के ऊपर सूर्य लंबवत चमकता है तो हम कहते हैं इसको मकर संक्रांति। और इस समय है वो सूर्य है वो 14 दिसंबर से लेकर 14 जनवरी के बीच में, 14 दिसंबर से 14 जनवरी के बीच में सूर्य रहता है वो मकर रेखा के नज़दीक ही रहता है, जिसके कारण हमारे यहाँ सबसे कम ऊर्जा की प्राप्ति होती है। और हमारे हिंदी महीनों के अंतर्गत बात करें या फिर बाद में हम वो हिंदू धर्म में बात करें तो इसको हम मल मास के रूप में भी जाना जाता है। और मल मास के अंतर्गत है वो हम कोई भी शुभ कार्य भी नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ ऊर्जा की प्राप्ति भी कम होती है और कई प्रकार का हम दान पुण्य भी करते हैं। और मकर संक्रांति का त्यौहार मनाते हैं
और इसके बाद में जब सूर्य है वो हमारे यहाँ के ऊपर है, वो ग्रीष्म ऋतु में आता है जब 21 मार्च में, तो यहाँ के ऊपर है वो ग्रीष्म संक्रांति है। 21 मार्च के बाद में है ये 21 जून को सूर्य लंबवत कर्क रेखा के ऊपर चमकता है, तो ग्रीष्म संक्रांति मनाई जाती है। ये विषुव की कंडीशन होती है। दूसरी बात है शीत संक्रांति 22 दिसंबर को आती है। क्यों आती है? क्योंकि यहाँ के ऊपर वो सूर्य पहुंच ही नहीं पाता है कर्क रेखा के ऊपर, तो ये हमारे यहाँ के ऊपर हम बातें करते हैं, तो इस तरीके से संक्रांति की स्थिति होती है और विषुव की स्थिति होती है। आगे हम बात करते हैं परिक्रमण गति के प्रभाव। ये महत्वपूर्ण है, परिक्रमण गति के क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं और ध्यानपूर्वक है इसको नोट करना है अपने माइंड में। कोई नोटबुक वगैरह में नोट नहीं करना, माइंड में नोट करना है। परिक्रमण गति के प्रभाव क्या क्या इफेक्ट पड़ते हैं। सबसे महत्वपूर्ण है, देखो दिन एवं रात का बनना घूर्णन गति का प्रभाव है। किसका है? घूर्णन गति का। लेकिन दिन एवं रात की अवधि में परिवर्तन, दिन एवं रात की अवधि में परिवर्तन। नंबर 1, दिन एवं रात की अवधि में परिवर्तन। दिन एवं रात की अवधि में परिवर्तन है वो किस गति का प्रभाव है? घूर्णन गति का, न होके किसका है? परिक्रमण गति का प्रभाव है। कंप्लीट। दूसरी बार, विश्व के जलवायु कटिबंध में परिवर्तन, विश्व के जलवायु कटिबंधों का निर्धारण या परिवर्तन पर प्रभाव बोल सकते हैं। मतलब जलवायु भी चेंज होती है परिक्रमण के दौरान। जब सूर्य उत्तरी गोलार्ध में आता है तो यहाँ के ऊपर कौन सी जलवायु आ जाती है? जब दक्षिण गोलार्ध में चला जाता है तो शीतोष्ण कटिबंधीय मौसम आ जाता है। यहाँ के ऊपर जब कर्क रेखा के ऊपर चमकता है तो यहाँ के ऊपर उष्ण कटिबंधीय मौसम आ जाता है। तो ये जलवायु, विश्व के जलवायु कटिबंधों पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। तीसरा प्रभाव, उत्तरी हिंद महासागर में समुद्री जलधारा का निर्माण होना, ओशन करंट। उत्तरी हिंद महासागर में जो समुद्री जलधारा का निर्माण होता है वो पृथ्वी की परिक्रमण गति के कारण ही होता है। चौथी बात, चौथी महत्वपूर्ण है, इसको यहां लिख रहा हूं, नीचे दिखाई नहीं देगा। एब्सोर एवं उपसौर की स्थिति होना। अबसौर और उपसौर की स्थिति, इसको बाद में मैं आपको समझाता हूं। अबसौर और उपसौर की स्थिति किस तरीके से बनती है परिक्रमण गति के दौरान। पांचवी बात करते हैं, वायुदाब पेटियां का विस्थापन। एयर प्रेशर बेल्ट है वो भी क्या है, इनमें भी थोड़ा बहुत विस्थापन होता है परिक्रमण गति के दौरान। वायुदाब पेटियों का विस्थापन, ये 5 जो महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ते हैं। मानसूनी पवनें हैं वो भी किसका प्रभाव है? मानसूनी पवनें हैं, जैसे मानसून आता है तो ये मानसूनी पवनें भी है वो भी किसका है? परिक्रमण गति का ही प्रभाव है। अबसौर और उपसौर की स्थिति है परिक्रमण का, दिन और रात की अवधि में परिवर्तन है वो भी परिक्रमण है। विश्व के जलवायु कटिबंधों पर प्रभाव, उत्तरी हिंद महासागर में समुद्री जलधाराओं का निर्माण है, वायुदाब पेटियों का निर्माण है, या समुद्री जलधाराओं का प्रभाव पड़ता है समुद्री जलधाराओं के ऊपर। वो उत्तरी हिंद महासागर में तो परिक्रमण और सभी है जो समुद्री जलधाराएं हैं वो किसका प्रभाव है? घूर्णन गति का है। लेकिन ये उत्तरी हिंद महासागर में समुद्री जलधाराओं का प्रभाव निर्माण होना है वो किसका है? परिक्रमण या रिवोल्यूशन मोशन के द्वारा होता है। कंप्लीट। ये परिक्रमण गति के प्रभाव है। तो यहाँ के ऊपर अपसौर और उपसौर की स्थिति के बारे में पढ़ते हैं कि ये किस तरीके से इसका अपसौर और उपसौर की स्थिति बनती है परिक्रमण गति के दौरान।
एपिलियन एंड पेरीहिलियन की जो कंडीशन होती है, स्थिति बनती है, वो किस तरीके से, अपसौर और उपसौर। अपसौर एवं उपसौर की स्थिति। ये देखो, ये सूर्य है, पृथ्वी गोलाकार न होकर अंडाकार है, गोलाभ है पृथ्वी का आकार, बीच से उभरी हुई है और एक सामान्य रूप से नहीं उभरी है, कहीं से उभार ज्यादा है, कहीं से कम है। और इस तरीके से पृथ्वी है वो पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घूमती है, ऐसे। तो जहां पृथ्वी का उभार ज्यादा होगा, ये मानो कि यहां उभार ज्यादा है, यहां कम है, ये पृथ्वी है, ये गुणन गति कर रही है पश्चिम से पूर्व की ओर, ऐसे कर रही है, ईस्ट टू वेस्ट घूमती है, ठीक है। यह आपकी अर्थ है। तो इसका आकार अंडाकार होने के कारण, इसका उभार कहीं पे ज्यादा होने के कारण सूर्य से कहीं पे इसकी गति करती है। जब ये परिक्रमण गति करती है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा के आती है, तो पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो औसत दूरी है, औसत दूरी, पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो औसत दूरी है, यहां के ऊपर ये देखना औसत दूरी कितनी है, 149.5 मिलियन है किलोमीटर। 149.5 मिलियन किलोमीटर है पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी। इसको है वो आप है वो करोड़ में लेते हैं तो हो जाएगी 14.95 करोड़ किलोमीटर। 14.95 करोड़ हमारे यहाँ के ऊपर वो ज़्यादा मिलियन नहीं बोलते हैं, करोड़ बोलते हैं, तो ये 14.95 करोड़ याद कर लेना। लेकिन कंपटीशन में मिलियन भी पूछा जा सकता है, करोड़ भी पूछा जा सकता है और लाख भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ के ऊपर 149.5 मिलियन किलोमीटर है पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी। और अपसौर और उपसौर की स्थिति के दौरान है, जैसे ये अपसौर की स्थिति है तो इसके दौरान है, अपसौर के दौरान है वो 15 पॉइंट अपसौर। पृथ्वी है वो सूर्य से सबसे ज्यादा दूरी के ऊपर स्थित है। पृथ्वी सूर्य से सबसे ज्यादा दूरी के ऊपर स्थिति होती है, उसको कहते हैं अपसौर। और उप मतलब पृथ्वी सूर्य के सबसे ज्यादा पास में स्थित होते हैं, उसको क्या कहते हैं, उपसौर। उपसौर के दौरान है वो पृथ्वी सूर्य के सबसे ज्यादा पास में स्थित होती है, 14.70 करोड़ किलोमीटर। देखो दोबारा ध्यान से देखना, समझ में नहीं आया होगा। अपसौर और उपसौर की स्थिति, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमण गति करती है तो दो स्थितियां बनती है, अपसौर और उपसौर। पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी है वो 149.5 मिलियन है कंप्लीट। लेकिन इस परिक्रमण के दौरान है वो पृथ्वी है वो कहीं पे तो सूर्य के पास में नजर आ जाती है और कहीं पे सर्वाधिक दूरी के ऊपर नजर आ जाती है। सर्वाधिक दूरी पे होती है उसको कहते हैं हम अपसौर, और सबसे पास में होती है उसको हम क्या कहते हैं, उपसौर। अब देखो ये स्थिति कब बनती है अपसौर की, ये बनती है 4 जुलाई को। कब बनती है, 4 जुलाई को। और अपसौर की स्थिति बनती है वो 3 जनवरी को बनती है। अब यहां के ऊपर देखने की बात है कि पृथ्वी सूर्य के सबसे पास में, फिर बाद में भी हमारे यहाँ के ऊपर जनवरी महीने में तो क्या पड़ती है, बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है। लेकिन ऐसा सूर्य को पृथ्वी का ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि उस समय सूर्य क्या पता कि दक्षिण गोलार्ध में होगा, और दक्षिण गोलार्ध में होता है जनवरी में, तो हमारे यहाँ के ऊपर सबसे कम ऊर्जा प्राप्त होती है। लेकिन पृथ्वी सूर्य के सबसे पास में है जनवरी महीने में। और उपसौर की स्थिति होती है सर्वाधिक दूरी पे होती है जुलाई में, और जुलाई में यहाँ हमारे गर्मी पड़ती है। लेकिन यह आपको है यहाँ मेथड नहीं लगाना है, ये विधि नहीं लगानी है। 4 जुलाई का है वो पृथ्वी है वो सूर्य के सबसे ज्यादा दूरी पे रहती है, 15.20 करोड़। इसको मिलियन में लेंगे तो ये ले लेना 152 मिलियन, और ये ले तो इसको ले लेना 147 मिलियन कंप्लीट। ये मिलियन में दूरी आ जाएगी, किलोमीटर में मिलियन किलोमीटर लगभग है ये। तो ये अपसौर और उपसौर की स्थिति का निर्धारण है। यह अपसौर और उपसौर की जो कंडीशन बनती है ये किसके दौरान होती है, पृथ्वी की परिक्रमण गति के दौरान होती है।
चलो पृथ्वी की गति है वो आपको पूरा कंप्लीट हो गया है। इसके प्रभाव है वो महत्वपूर्ण है और इसमें ज़्यादा है वो तो सब जानते होंगे। परिक्रमण गति है वो लगभग 1 वर्ष में पूरी हो जाती है, परिभ्रमण है वो 24 घंटे में पूरी हो जाती है, कैसे घूमती है, लेकिन इसके प्रभाव वो ध्यानपूर्वक नोट करना है। दूसरा टॉपिक लेते हैं, प्राइम मेरिडियन, प्रधान मध्याह्न या फिर बाद में ग्रीनविच। तो चलो प्रधान मध्याह्न या ग्रीनविच, इसके बारे में, ये महत्वपूर्ण अक्षांश है, इसके बारे में बात करेंगे। बीच में उस दिन हमने छोड़ दिया था इस टॉपिक को। ये यहाँ के ऊपर नॉर्थ पोल है एक पॉइंट और ये यहाँ के ऊपर साउथ पोल है। इन दोनों पॉइंटों को मिलाने वाली रेखा को कहते हैं 0 डिग्री देशांतर और इस 0 डिग्री का नाम है GMT, ग्रीनविच मेरिडियन टाइम। देखो ग्रीनविच रेखा है, इसके इधर वाला भाग कहलाता है पश्चिमी गोलार्ध और इधर वाला भाग कहलाता है पूर्वी गोलार्ध। इसके साथ ही वो ग्रीनविच पढ़ेंगे तो इसके साथ ही है हम जो ये समय की गणना करना भी ध्यानपूर्वक समझ लेंगे। ग्रीनविच रेखा का सबसे पहले मैं ग्रीनविच के बारे में आपको लेक्चर दे दूं। ग्रीनविच रेखा का निर्धारण है वो सन 1882 के अंतर्गत है, 1882 के अंतर्गत है, वो ब्रिटेन के अंतर्गत है, वो ग्रीनविच लेबोरेटरी के अंतर्गत किया गया था। लेकिन ये निर्धारण है वो 82 में चालू हुआ था और 84 में कंप्लीट हुआ था। तो ग्रीनविच रेखा का पूरे विश्व का जो अंतर्राष्ट्रीय समय है उसका निर्धारण है वो कब किया गया था? सन 1884 के। कहाँ किया गया था? ब्रिटेन के अंतर्गत। और गुजरती कहाँ से? ब्रिटेन के ग्रीनविच लेबोरेटरी से गुजरती है। कौन सी रेखा? 0 डिग्री। ये देखो 0 डिग्री देशांतर। देशांतर की परिभाषा ध्यानपूर्वक नोट करना एक बार। आपको कहते हैं कि उत्तर से दक्षिण खींची जाने वाली काल्पनिक रेखाओं को देशांतर रेखा कहते हैं, या फिर बाद में काल्पनिक रेखाएं उत्तर से उत्तरी ध्रुव दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली रेखाओं को काल्पनिक रेखाएं कहते हैं, ऐसे खींची जाती है। पृथ्वी अपनी घूर्णन गति करती है, परिभ्रमण गति करती है तो 360 डिग्री कोणीय स्थिति बनती है। 360 डिग्री कोणीय स्थिति, और इस कोणीय स्थिति को ही है हम क्या कहते हैं? देशांतर रेखा कहते हैं। यहाँ के ऊपर है हम वो सबसे पहले वो 0 डिग्री के बारे में बात करें, प्रधान मध्याह्न के बारे में। इसका निर्धारण है वो सन 1884 के अंतर्गत है। 1882 में काम चालू हुआ होगा और 1884 के अंतर्गत है। पूरे अंतर्राष्ट्रीय समूह या पूरे राष्ट्रों ने एकमत होकर इस का निर्धारण किया गया। कहाँ से? ग्रीनविच लेबोरेटरी से, और यहाँ से गुजरती है, वहाँ से पूरे विश्व का समय का निर्धारण होता है। कौन सी डिग्री से? ग्रीनविच से। और ये कहाँ से गुजर रही है? यहाँ के ऊपर है, जैसे ब्रिटेन है, ब्रिटेन से भी गुजर रही है, फ्रांस से भी गुजर रही है, स्पेन से भी गुजर रही है, या कुछ अफ्रीका महाद्वीप के देश हैं जैसे गाना है, मोरिटेनिया है, इन राष्ट्रों से मुख्य राष्ट्रों से गुजरती है। लेकिन इनका जो समय है वो ब्रिटेन के ग्रीनविच से निर्धारण किया गया है। अब चलो यहाँ से हम है वो ग्रीनविच से वो पूर्व दिशा की ओर जाएंगे, जैसे पूर्वी गोलार्ध में जाएंगे। और ये भाग है वो पश्चिमी गोलार्ध है। पूर्व भाग में जाएगा तो समय के अंतर्गत वो बढ़ोतरी होगी, और पश्चिमी भाग में आएंगे तो क्या होगी? समय में है वो घटाना पड़ेगा। जैसे आप है वो 1 डिग्री, पृथ्वी 1 डिग्री घूमती है तो 4 मिनट का समय लेती है। तो 1 डिग्री पार करोगे तो कितना प्लस करना पड़ेगा आपको? 4 मिनट प्लस करना पड़ेगा। और यदि आप पश्चिम में आओगे तो कितना घटाना पड़ेगा?
4 मिनट घटाना पड़ेगा, क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घूम रही है। अब देखो 1 डिग्री घूमती है तो 4 मिनट का समय लेती है, 360 डिग्री घूमती है तो लगभग 24 घंटे का समय ले लेती है। 360 डिग्री घूमने में 360 × 4 मल्टीप्लाई कर लो 360 को 4 से, 1440 मिनट आ जाती है। 1440 मिनट घूमती है पृथ्वी एक दिन के अंतर्गत, और 1440 मिनट के अंतर्गत वो 60 का भाग दे लो, लगभग यहाँ के ऊपर आ जाएंगे। 24 घंटे में पृथ्वी अपनी परिभ्रमण गति पूरी कर लेती है। तो 360 डिग्री कोणीय स्थिति बनती है, और इसी कोणीय स्थिति को हम देशांतर कहते हैं। यह आपकी 0 डिग्री देशांतर है। ये यहाँ के ऊपर नॉर्थ पोल से साउथ पोल को मिलाने वाली रेखा को क्या कहा गया? 0 डिग्री। अब इसको कह सकते हैं ये काल्पनिक रेखा है, कोई रस्सी नहीं है, कोई दीवार नहीं है, ये मानी गई है क्योंकि ये 0 डिग्री देशांतर है। ये विश्व के को 2 भागों में बांटती है, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध। अब यहां के ऊपर आओ, दूसरी महत्वपूर्ण बात, ये 0 डिग्री देशांतर है, इसकी जो प्रति देशांतर है, इसकी प्रति देशांतर ये 180 डिग्री है। 0 डिग्री देशांतर की प्रति देशांतर, 0 डिग्री देशांतर की प्रति देशांतर कितना डिग्री है? 180 डिग्री। अब 180 डिग्री देशांतर रेखा है, ये एक ही है, पश्चिम भाग वाली और पूर्वी भाग वाली 180 डिग्री देशांतर रेखा क्या है? एक है, क्योंकि पृथ्वी गोल है, इतनी तो आप समझते होंगे। 180 डिग्री देशांतर रेखा दोनों है, वो पश्चिम भाग और पूर्वी भाग एक ही देशांतर है। तो 0 डिग्री की प्रति देशांतर क्या होगी? 180 डिग्री होगी। अब देखो 0 डिग्री के 180 देशांतर इधर वाले पार्ट में और 180 देशांतर इधर वाले पार्ट में है, तो कुल देशांतर कितनी हो जाती है? 360। कुल देशांतर रेखा 360 है। इसके बारे में आपका पहले अध्ययन किया हुआ है। तो यहाँ के ऊपर देखने योग्य बात है कि 180 डिग्री प्लस 0 डिग्री 360 डिग्री हो जाती है, क्योंकि 180 डिग्री देशांतर तो एक ही है। अब यहाँ के ऊपर चलो, यह आपकी 10 डिग्री है, 10 डिग्री पूर्वी देशांतर। तो कंपटीशन के अंतर्गत है, सेकंड ग्रेड के अंतर्गत अभी क्वेश्चन पूछा गया था कि 10 डिग्री पूर्वी देशांतर की प्रति देशांतर क्या है। तो कुछ स्टूडेंट्स है, कुछ कैंडिडेट है, इसके अंतर्गत कर देते हैं 10 डिग्री पश्चिमी देशांतर। ऐसा नहीं है। 10 डिग्री देशांतर की प्रति देशांतर 180 माइनस 10 डिग्री इक्वल 170 डिग्री। 10 डिग्री देशांतर की प्रति देशांतर कौन सी आएगी? 170 डिग्री आएगी। जैसे 90 डिग्री पूर्वी देशांतर की प्रति देशांतर में आप कर सकते हैं 90 डिग्री पश्चिमी देशांतर, ये इसकी प्रति देशांतर है। अब यदि यहां के ऊपर है वो सूर्य उदय है, सूर्य उदय की कंडीशन की बात करते हैं कि सुबह 5 बजे होता है, ये मानो। तो यहां कितनी बजे होगा? 10 डिग्री का डिफरेंस है, 5:40 पे हो जाएगा। ये तो साधारण बात है, क्योंकि 10 डिग्री देशांतर का अंतर है। 1 डिग्री को सूर्य की किरण पार करती है तो 4 मिनट का समय लेती है, और 10 को पार करेगी तो 10 × 4 मिनट 40 मिनट। तो यहाँ 5 बजे उदय हो रहा है, तो 0 डिग्री पे क्या होएगा? 5:40 पे उदय होगा। भारत के संदर्भ में है वो 0 डिग्री देशांतर की है, वो बात करते हैं ग्रीनविच की। तो यहां के ऊपर है वो 82.5 डिग्री गुजरती है, ये भारत की स्थिति है, और ये 0 डिग्री है। इनके बीच में अंतर कितने का है? 82.5 डिग्री का है। साढ़े 82 डिग्री का अंतर है, तो इसको हम कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। आधा डिग्री और है, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो। 330 मिनट समय का अंतर होगा भारत और ग्रीनविच के मध्य, 330 मिनट। और 330 मिनट को हम आवर में चेंज करेंगे, घंटे में चेंज करेंगे, तो कितना आ जाएगा? 5 घंटे और 30 मिनट। ये भाग दे के देखो, ऐसे समझ में नहीं आएगा। 330 में 60 का भाग दो, कितनी बार गया? 5 बार गया। तो हमारे यहाँ के ऊपर भाग में जो शेषफल बचता है उसके आगे पॉइंट नहीं लगाते हैं, जबकि शेषफल को आगे लगा देते हैं। तो 5 घंटे और 30 मिनट का अंतर है ग्रीनविच और भारत के समय से, क्योंकि भारत का समय है वो 82.5 डिग्री देशांतर से माना गया। भारत का मानक समय है वो कौन सी डिग्री है? 82.5। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है वो 82.5 डिग्री है। अब चलो दूसरी बात,
पूरे विश्व का समय का जो निर्धारण होता है वो 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन से होता है, GMT से होता है। और विश्व के अंतर्गत वो 24 समय कटिबंध है। पूरे विश्व में वो 24, पूरे विश्व को 24 समय जोन के अंतर्गत बांटा गया, टाइम जोन, या इसको हिंदी में कहते हैं समय कटिबंध। पूरे विश्व को 24 टाइम जोन के अंतर्गत बांटा गया है। और एक एक टाइम जोन के अंतर्गत है वो 15-15 डिग्री का है। वो क्या होता है, अंतर होता है। 15 × 4 = 60 मिनट्स। तो कितने का होगा, 1-1 घंटे का अंतर होगा। और पूरे विश्व को कितने टाइम जोन में बांटा गया है, 24 टाइम जोन में बांटा गया है, क्योंकि एक दिन के अंतर्गत 24 घंटे होते हैं। और नहीं तो डेट बदल जाएगी, 24 टाइम जोन के अंतर्गत बांटा गया है। अब यहाँ के ऊपर ध्यान देने की बात है, कई विश्व के राष्ट्र वो जैसे बड़े हैं, रशिया बहुत बड़ा क्षेत्रफल में है, तो यहाँ के ऊपर है वो 11 टाइम जोन है। आपके कनाडा के अंतर्गत है वो 7 टाइम जोन है। USA के अंतर्गत है वो 5 टाइम जोन है। एंड भारत के अंतर्गत है वो 22.5 डिग्री टाइम जोन है। एक टाइम जोन के अंतर्गत कम से कम है वो 7.5 डिग्री का अंतराल रखना पड़ता है। 7.5 डिग्री का अंतराल इसलिए रखते हैं क्योंकि कम से कम आधा घंटे का अंतराल रखना पड़ता है। ये ध्यानपूर्वक नोट करना पॉइंट। एक समय जोन के अंतर्गत है वो 7.5 डिग्री का अंतर रखना पड़ता है। 7.5 डिग्री का अंतर रखेंगे तो लगभग आधा घंटे का अंतर हो जाएगा। 7.5 डिग्री को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 मिनट हो जाएगी या नहीं हो जाएगी, तो आधा घंटे का अंतर होता है। अब एक देश एक से ज़्यादा टाइम जोन भी रख सकता है। जैसे हमारा भारत देश है, इसमें 82.5 डिग्री टाइम जोन है, लेकिन भारत है उसको एक से ज़्यादा टाइम जोन की जरूरत भी है, क्योंकि समय का अंतर है वो 2 घंटे का होता है। भारत में पश्चिम से पूर्व या फिर बाद में पूर्व से पश्चिम सीमा की ओर 2 घंटे का अंतर होता है। तो भारत को एक से ज़्यादा टाइम जोन की जरूरत भी है, लेकिन हमारे भारत में है वो 3-3 जगह हो 3-3 समय होंगे। इसी कारण से बचने के लिए हमने एक ही टाइम जोन कर रखा है। हम वो 75 डिग्री देशांतर से भी कर सकते हैं, भारत का समय IST मान सकते हैं। 82.5 डिग्री से भी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कर सकते हैं, और 90 डिग्री से भी कर सकते हैं, क्योंकि 7.5 डिग्री का अंतराल हमारे पास में है। इसके बाद में है वो 97 डिग्री से तो हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारा देशांतरी विस्तार 97 डिग्री 25 मिनट ही है पूर्वी देशांतर, और 68 डिग्री 7 मिनट से 67.5 डिग्री भी हमारे भारत में नहीं है, पाकिस्तान में। और भारत और श्रीलंका का टाइम जोन है समय कटिबंध है, या फिर बाद में जो मानक है वो 82.5 डिग्री है। कंप्लीट। आगे हम बात करेंगे दूसरी वीडियो में।